करता हूं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपके लिए होगी। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके लिए बच्चों ये रहा, पहला सवाल आपके लिए ये रहा, जिसका आंसर आप बताना। विश्व जल दिवस प्रति माह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डेट। ठीक है, चलिए यहां पर आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस जल के लिए कहा जाता है, जल है तो जीवन है। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे के भी बनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों का ध्यान वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, जल संरक्षण के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, ये बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए कि भैया जल दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 22 मार्च को, फिर 20 अगस्त, फिर 24 जनवरी, 4 अप्रैल, 22 मार्च, देन 20 अगस्त, देन 24 जनवरी, देन 4 अगस्त, 4 अप्रैल। बताइए इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए, और एक बार अच्छे बच्चों की तरह क्लास को शेयर जरूर कर दो। देखो, बार बार आपको एक ही बात बोलना मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। आप अच्छे बच्चे हो, आपके लिए फ्री एजुकेशन चला रखी है। 14 नवंबर को जो पेपर आने वाला है, अब उसमें बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो बचे हुए दिन अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरी शिद्दत से लग जाओ, निसंदेह रूप से आपको मंजिल मिलेगी। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था, अगर सच्ची दिल से किसी को चाहे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा, याद रखना, विश्व जल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चंस को मैं अब और क्लियर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देवियों सज्जनों ये रहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? ठीक है, आपको पता है कि उच्च न्यायालय की, देश के अंदर कई ऐसे उच्च न्यायालय हैं, खासकर बड़े राज्यों में, जिनकी पीठ बनी हुई है, जिनकी बेंच बनी हुई है। ठीक है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, उसका मेन ऑफिस तो कहाँ है? मुख्य कार्यालय तो है आपके इलाहाबाद में, लेकिन उसकी पीठ कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर, आगरा। ठीक है, चलिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर या आगरा? तो याद रखना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो कहां पर है? वो है आपके लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ याद रखने ना, लखनऊ बेटा क्या है? यूपी की राजधानी भी है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ क्या है? राजधानी भी है। ठीक है, और यहां इसी तरीके से एक और राज्य है जिसके अंदर राजधानी में मुख्य ब्रांच नहीं है, राजधानी में पीठ है, वो कौन सा है? वो भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, एग्जाम में हो सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय जो है, राजस्थान हाई कोर्ट, जिसकी मेन ब्रांच तो कहां पर है? मेन ब्रांच तो है आपके जोधपुर के अंदर, जबकि इसकी पीठ या इसकी बेंच कहां पर है? बेंच है भैया जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये 2 राज्य आपको याद रखने हैं। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाती है, उसकी बेटा याद रखने ना, मेन ब्रांच लखनऊ में है, पीठ कहां पर है? पीठ आपके जयपुर में है। आप सॉरी, पीठ आप मेन ब्रांच इलाहाबाद में है। ठीक है, कंफ्यूज आप भी हो रहे हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ठीक है, ये लखनऊ क्या है? ये इसकी बेंच है, जबकि मेन ब्रांच कहाँ है? मेन ब्रांच इलाहाबाद के अंदर है। ठीक, वैसे के वैसे राजस्थान उच्च न्यायालय के साथ भी है, राजधानी जयपुर है, लेकिन वहां पर बेंच है, और मेन जो हाईकोर्ट है वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? ठीक है, 2016 का मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, 2016 का जब ओलंपिक चल रहा था, भारत की स्थिति बहुत खराब थी, भारत ने कोई विशेष पदक नहीं जीते। उस दिन राखी का दिन था, और भारत माता की बेटी साक्षी मलिक ने देश को पहला पदक जिताया था, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल आया था, और उसमें एक फोटो भी आई थी न्यूज के अंदर, अच्छी तरह से याद है, एक कार्टूनिस्ट ने बनाया था
कि साक्षी मलिक राखी बांध रही है भारत माता को। ठीक है, चलिए तो बताइए, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, निशानेबाजी शूटिंग, कुश्ती रेसलिंग या मुक्केबाजी बॉक्सिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट दैट साक्षी मलिक विन द ब्रॉन्ज मेडल इन 2016 समर ओलंपिक। ठीक है, तो याद रखना कि जो मैडम थी साक्षी मलिक वो आपके कौन से गेम की थी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए तीसरे प्रश्न का आंसर, साक्षी मलिक कौन से गेम की थी? तो भैया तीसरे का ऑप्शन सी होगा, कुश्ती की थी ये खिलाड़ी। अभी हाल ही में जो पहलवानों का विरोध हो रहा था कुलभूषण सिंह के खिलाफ, उसके अंदर भी एक मुखर चेहरा बनकर आई थी साक्षी, और साक्षी ने कहा कि इन्हें हटाना चाहिए। भारतीय कुश्ती जो आपके कुश्ती संघ है उस पर प्रतिबंध भी लगा है। खैर उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे, पर आप याद रखने ना, साक्षी मलिक कुश्ती खेल की खिलाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में निम्न में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? ठीक है, चलिए बताइए, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए और इन सब का स्पेशलाइज्ड लोगों का, विशेषज्ञों का एक ही लक्ष्य था कि भैया इसकी रक्षा करना। एक पक्षी एक जीव है जिस जीव को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। अब तो आपको आंसर पता लग ही गया होगा। चलिए बताइए इसका आंसर, इन अगस्त 2020 एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार gathered to improve the conservation of which of the following? ऑप्शन ए क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ऑप्शन बी टाइगर बाघ, डॉल्फिन या फिर एलिफेंट हाथी। तो याद रखना मैंने आपको बता दिया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी कौन है? डॉल्फिन। उस डॉल्फिन के संरक्षण के लिए याद रखना यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय पशु, सॉरी, ठीक है, वो कौन होगा? वो होगा आपका गंगा डॉल्फिन। याद रखने ना, उसका नाम क्या होगा भैया? उसका नाम होगा गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, ये याद रखने ना, ये जो गंगा नदी की डॉल्फिन है ये मीठे पानी में रहती है। कहाँ रहती है? विरासती है बेटा, ये मीठे पानी की जीव है। चलिए बहुत बढ़िया, इस तरीके से आपको पढ़ना है और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो कोई ताकत, कोई सरहद आपको नहीं रोक सकती। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसने द्वारा लिखा गया है? सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त? हु अमोंग द फॉलोइंग हैज रिटन द प्ले नेम्ड अंधेर नगरी चौपट राजा? अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक जो हिंदी का एक अच्छा नाटक है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि किस प्रकार राजा या शासक वर्ग अगर कमजोर होता है तो राज्य का किस तरीके से बंटादार हो जाता है। 5वें प्रश्न का आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। 5वें प्रश्न का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का। जल्दी से एक बार अच्छे बच्चों की तरह आंसर बता दो बेटा। ठीक है, आंसर अगर आप जल्दी से बता दोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, एक बार बच्चों क्लास को मेरे कहने पर, आपके अंकुर सर के कहने पर शेयर भी कर दो। देखो आपके लिए बेहतरीन क्लासें हो रही है और हम आपके लिए इतनी मेहनत करके क्लासें लेते हैं। ठीक है, आपका भी फर्ज बनता है कि उन क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको क्या करनी है? शेयर करनी है। ठीक है, अंग्रेजी में कहा गया है शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको क्या करना है? क्लास को शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास के बारे में जुड़ सके। चलिए 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 5वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक के बहुत बड़े विधायक थे और इन्होंने बहुत ज्यादा नाटक का लिखे थे। ठीक है, नाटक विधा के अंदर इनको बहुत ज्यादा उन्नति थी, इसलिए मैंने यहाँ पर शब्द बोला है नाटक के बहुत बड़े विधायक थे। ठीक है, इनके अलावा ये जो बाकी नाम है, सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों ही हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, और इनके मतलब
बच्चों मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आप में से जो बच्चे ऑफलाइन में मेरे से पढ़े उनको भी मैंने कहा था कि पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोर्स की किताबों के अतिरिक्त भी अच्छी नॉवेल वगैरह पढ़िए, जिससे आपको कई चीजें उन्नत होगी, ठीक है, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और उसी में से एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के अंदर या आधुनिक हिंदी के अंदर जो नाटक है, उन नाटक को बहुत शानदार तरीके से उकेरा है भाई साहब ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपके लिए, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन इज मेंशन्ड। भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है, बताइए। 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 14, 17, 19 या 32, 14, 17, 19, 32। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है, हमारे ऊपर यह कलंक की बात है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी बातें हैं। और भारतीय संविधान के अंदर समानता के अधिकार में ये प्रोविजन दे रखा है। जब मैंने आपको बोला समानता का अधिकार, तो 14 से 18 के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही कट गया। चलिए देखते हैं कहां पर वर्णन है। तो भैया एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आप के अनुच्छेद 17 के अंदर है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन दे रखा है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का पालन नहीं होगा। SC ST के जो केसेज होते हैं वो सरकार ने अनुच्छेद 17 के ऊपर ही बनाए हैं। उसके अलावा बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता परीक्षा के अंदर बाकी पूछ ले। जैसा कि मैंने कहा है, कई बार कहा है कि कई बार सवाल में क्या होता है, परीक्षा के अंदर जो हम प्रश्न दे रखे हैं वो प्रश्न नहीं आता, जो मैं व्याख्या करता हूं, जो एक्सप्लेन करता हूं, वो आपके पूछ लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? 14 भैया बता रखा है विधि के समक्ष समता, इक्वेटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये याद रखना अनुच्छेद 14 के अंदर है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 19 क्या है? ये आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में है, जिसके अंदर 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान ने दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद नंबर 32। आर्टिकल 32 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 के अंदर क्या आता है प्यारे बच्चों? इसके अंदर आर्टिकल 32 के अंदर आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर 6 प्रकार की रिट जारी करती है सरकार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये याद रख लेना। ये सभी प्रकार की चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। मूल अधिकार बेटा आप देख लीजिए, हर शिफ्ट के अंदर मूल अधिकार से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, और इसीलिए आपको इस प्रकार की एक क्लासेज होती है कि इन क्लासेज को अगर आपने कंटिन्यू ले भी लिया तो भैया आपका नैया पार हो जाएगी, ठीक है। चलिए 7वें प्रश्न के अंदर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What is the color of flame when magnesium burn in the presence of oxygen? ठीक है, यहां पर क्या है आपको पूछा गया है कि भैया जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को आपने क्या करा है? बर्न करा है, और ये कौन किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की। तो भैया कौन सा रंग उत्पन्न होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया जाता है? तो रंग कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, येलो मतलब पीला, रेड लाल, व्हाइट सफेद, ग्रीन हरा। 7वें प्रश्न का आंसर बताइए कि भैया क्या होगा? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए बच्चों, बहुत सारे प्रश्न हमको करने हैं, ठीक है। और आप सभी का एक बार फिर तहे दिन से स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 7वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट, ठीक है, याद रख लेना, व्हाइट कलर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम 8वें प्रश्न के ऊपर। हु अमोंग द फॉलोइंग गुप्त रूलर वाज हेल्ड एज इंडियन नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित शासकों में से किसे अपनी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन के रूप में सम्मानित किया गया है? या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भैया किस शासक को भारत का नेपोलियन से भी संबोधित किया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। बताइए 8वें प्रश्न का आंसर।
देखिए 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 8वें प्रश्न का आंसर होगा, एक बार समझ जाइए, समुद्रगुप्त को अपनी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को। सबसे पहले तो इसमें 2-3 प्रश्न आपके और बन सकते हैं। गुप्त साम्राज्य को खुद को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना, खुद आपके गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1 तो ये पॉइंट याद रख लेना। नंबर 2 मैं आपको ये बताता हूं कि समुद्रगुप्त के वीणा वादन करते हुए, मतलब ये वीणा बजाते हुए सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें। ऐसे कॉइन्स मिले हैं जिनमें समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं? सिक्के के ऊपर वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं। और आपको अगला प्रश्न तो पता चल ही गया है, जो प्रश्न में पूछा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी प्रकार से पढ़ना है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, पढ़ने का यही तरीका रखना है कि एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछे, हम उसको बताने के लिए क्या हो जाएं? सक्षम हो जाएं। ठीक है, तो 8वें प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न मैंने आपको बताए। सबसे पहले तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, भारतीय इतिहास का। ठीक है, गुप्त काल के अंदर शासक हुए थे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपनी सैन्य शक्तियों में विजयी हुए थे, मिलिट्री रूल्स बहुत अच्छे तरीके से चलाए थे। और उसके अलावा जो आपका अगला है कि समुद्रगुप्त के कौन से सिक्के प्राप्त हुए, तो वो सिक्के प्राप्त हुए जिनमें भाई साहब क्या कर रहे हैं? वीणा वादन कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बेटा। ठीक है, ई कृष्ण अय्यर एसोसिएटेड इन विच फॉर्म ऑफ डांस? ई कृष्ण अय्यर साहब नृत्य की कौन सी विधा के साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो भैया याद रखने ना, ये जो ई कृष्ण अय्यर है ये भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु का नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। इन इंडिया द पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड वंस एवरी। ठीक है, भारत में जनगणना हर कितने वर्षों में की जाती है? हमारे यहाँ पे जो जनगणना है वो हर कितने सालों में की जाती है? 5, 12, 10 या 15, 5, 12, 10, 15? तो बेटा वैसे तो हमारे यहाँ पर जनगणना कितने सालों में की जाती है? 2001 की जनगणना आई, उसके बाद 2011 की आई, इस हिसाब से 10 साल में होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में होती है। लेकिन किंतु परंतु कोविड के कारण का ड्यू टू कोविड आपके 2021 की जनगणना की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसीलिए मैं मेरे प्यारे बच्चों को बार बार ये मजाक में बोलता हूं कि बच्चों जितना जल्दी हो सके परीक्षा लेकर नौकरी प्राप्त कर लो, क्योंकि जैसे ही नई सेंसस का रिजल्ट आएगा सारे प्रश्न बदल जाएंगे। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या, लिंगानुपात, लिटरेसी, फनाना ढिमकाना नमकाना, सारे प्रश्न बदल जाएंगे। इसलिए जितने जल्दी हो सके नौकरी लो, बाकी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और देखा आपने भारत के कुछ राज्यों में तो, राजस्थान में तो क्या हो रहा है पहले, ठीक है, 2-3 महीने पहले तक राजस्थान में 33 जिले होते थे, फिर 50 जिले कर दिए। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री साहब का पेट नहीं भरा, 3 जिलों की कल भी घोषणा कर दी। इसी तरीके की अन्य राज्यों में भी हो रही है। हो सकता है भारत में कुछ नए राज्य भी बन जाए। तो इसलिए बेटा जितना जल्दी हो सके नौकरी ले लो, पिंड छुटा लो। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न पर आते हैं। 11th क्वेश्चन। कवयित्री लल दद्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थी? पॉइंट लल दद्य बिलोंगेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया? लखनऊ, कश्मीर, जौनपुर और छा। बहुत शानदार कविताएं लिखती थी ये। ठीक है, इनकी कविताओं में एक करुणा होती थी, मतलब एक ऐसा कहा जाता है कि पत्थर को भी रुला दे, ऐसी कवियत्री थी ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये मैडम कश्मीर की थी, कश्मीर की ये कवियत्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने।
काकरा पार सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? काकरा पार इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ठीक है, कृष्णा, भागीरथी, गोदावरी या तापी? बताइए, काकरा पार जो जल विद्युत परियोजना है वो भारत के किस राज्य में या किस राज्य में है और साथ साथ में कौन सी नदी पर है? तो बेटा याद रखना, ये नर्मदा की सहायक नदी तापी पर है। ठीक है, तापी नदी पर है ये। ऑप्शन नंबर डी, तापी इज करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नोट डाउन करते रहिए, जो नहीं आए वो। अगला प्रश्न है, आंग्न मैसूर युद्ध का समापन निम्न में से किस लड़ाई के साथ हुआ? ठीक है, चलिए बताइए, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई, पोलीलूड की लड़ाई, वांडीवाश की लड़ाई या पोर्टो नोवो की लड़ाई? द एंग्लो मैसूर वार एंडेड विथ which of the following battles? बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, बैटल ऑफ पोलीलूर, बैटल ऑफ वांडीवाश या बैटल ऑफ पोर्टो नोवो? ये 2 नवंबर को आपके पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न था। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए, प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताइए। ठीक है, ये जो लड़ाई हुई थी आंग्न मैसूर युद्ध, ये बेसिकली बेटा चतुर्थ आंग्न मैसूर युद्ध था। ठीक है, ये 4th एंग्लो मैसूर वार था और इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो गया, टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो गए और इसी के साथ मैसूर के अंदर जो राजवंश था, ठीक है, जिसकी स्थापना हैदर अली ने करी थी, उस वंश का भी अंत हो गया। अंग्रेजों ने वहां पर पुराने वाडियार वंश की स्थापना करी और उनके साथ में सहायक संधि कर ली। इतनी सारी कहानी मैंने आपको बताई है। युद्ध का नाम बताओ, तो युद्ध का नाम है ऑप्शन नंबर ए, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई, बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। आफ्टर द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम फाइनली एंग्लो मैसूर वार एंडेड एंड द रिजिम ऑफ टीपू सुल्तान फिनिश्ड। ठीक है, याद रखने ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चाओं में रहा है, तो अब भी पूछा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 14 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर लिखा गया है? ठीक है, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में किस उत्पाद को जीएसटी के बाहर रखा गया है? वातानुकूलक, एसी और प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, मानव उपभोग के लिए मदिरा, एल्कोहल, ठीक है, जीवन रक्षक औषधियां, दंत मंजन और साबुन। एज ऑफ 13th June 2020, which of the following product has been exempted from GST in India? Air conditioner and refrigerators, Madira for human consumption, life saving medicines या toothpaste and soap? बेटा याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर 30 जून 2020 तक नहीं, आज तक भी है। ठीक है, आज तक के हिसाब से भी यही है कि भैया किस चीज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। आपको पता होना चाहिए जीएसटी क्या है। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, वन नेशन वन टैक्स प्रणाली को चालू करने के लिए। लेकिन किंतु परंतु जब जीएसटी के दायरे में किसे नहीं रखा जाए तो भैया राज्यों ने कहा कि इन्हें तो मत रखो, क्योंकि कई राज्यों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कौन संभाल रहा है? मदिरा, मानव उत्पाद हेतु मदिरा। ठीक है, मदिरा फॉर ह्यूमन कंजप्शन, 4 बोतल वोदका, काम किसी का रोज का। ठीक है, और ये तय है कि हमारे कई राज्य क्या करते हैं, बहुत सारी शराब गटक जाते हैं और राज्यों को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब का होता है। इसीलिए एक बात मैं कहता हूं, चलो आपके साथ भी कह देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक शराबी चल रहा था, शराबी लड़खड़ा कर चल रहा था, तो मेरे किसी सज्जन ने कहा कि भैया इतनी मत पिया करो, लड़खड़ा रहे हो, इतनी मत पिया करो, लड़खड़ा रहे हो। तो वो बोला, अरे भाई साहब मैं तो इसलिए लड़खड़ा रहा हूं क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था मैंने ही संभाल रखी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आते हैं। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के विश्वास के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज अ फेथ इन रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट?
क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे या हेलोविन है? ठीक है, बताइए जी। ईसा मसीह जो महाराज थे जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना करी थी, उन्हें सूली पर लटका दिया था। उसके बाद में उनका पुनर्जन्म हुआ। उस पुनर्जन्म की याद में कौन सा दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। क्रिसमस के बाद आता है ये, क्रिसमस के बाद आता है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन बी, ईस्टर। ठीक है, ईस्टर मनाया जाता है। देख लो भैया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, त्योहारों से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। कल के एक बार पूछा था महाशिवरात्रि कौन से महीने में मनाई जाती है? ठीक है, तो याद रखना इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं त्योहारों से रिलेटेड। ठीक है, हमारे त्योहार हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ लुसोफोनिया गेम्स? ठीक है, पुर्तगाल, जर्मनी, भारत या मकाऊ? प्रश्न नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 का आंसर याद रखना, जर्मनी ने अपने आप को लुसोफोनिया खेलों से अलग करने का निर्णय लिया था। ठीक है, ये याद रखने ना, 16 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद में 17वां है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया 1923 बाय? भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में कहां से शुरू हुआ? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, लॉयंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे या रोट्रेक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे? बहुत डीप में क्वेश्चन है भैया। ठीक है, भारत में रेडियो प्रसारण, ये तो याद रखने ना, 1923 में शुरू हुआ। ज्यादातर बच्चे ये याद रखते हैं 1923 में भी बॉम्बे से हुआ, लेकिन बॉम्बे में भी कहां से हुआ, ये प्रश्न पूछ लिया है। बताइए 17वें का आंसर। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। रेडियो चलाने के लिए रेडियो क्लब बनाया था और इसी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से वर्तमान में, मतलब उस समय रेडियो का प्रसारण हुआ। वर्तमान में रेडियो की जिम्मेदारी किसकी है? आकाशवाणी की है। ठीक है, याद रखना, भारत में रेडियो का संचालन आकाशवाणी के द्वारा होता है। ठीक है, 17 का ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के बारे में बात करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट द सुप्रिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन? 324, 33, 56, 57, 324, 333, 356 या 367? बताइए 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के बारे में बताता है? और यह प्रश्न मैंने कई बार पहले भी बताया है क्योंकि एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो याद रखना, आर्टिकल 324 या अनुच्छेद 324 के अंदर किसका वर्णन है? भैया निर्वाचन आयोग का वर्णन है, इलेक्शन कमीशन का वर्णन है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 के अंदर। एज ऑफ नवंबर 2022, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, इंडिया? ठीक है, नवंबर 2022 तक भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? अनिल बैजल, विजय कुमार सक्सेना, अरविंद केजरीवाल या मनोज सिन्हा? ठीक है, कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि भैया जम्मू कश्मीर के कौन है। अगर आपने क्लास दी होगी तो उनमें से जम्मू कश्मीर का भी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, बताइए 19वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विनय कुमार सक्सेना साहब दिल्ली के एलटी है, जबकि जो ऑप्शन नंबर डी है ये भैया जम्मू कश्मीर के एलटी है, मनोज सिन्हा। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के क्या हैं? मुख्यमंत्री है दिल्ली के भैया, ये सीएम है। ठीक है, याद रख लेना। चलिए, बहुत स्वागत है बेटा आपका, लक्की बेटा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दे रखा है, राष्ट्रीय आय गणना करते समय किसको एक कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? While computing the national income, what is taken as a factor? Chemical used, प्रयुक्त रसायन, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
बिजली का बिल, एक्सपोर्ट निर्यात या रोड कंस्ट्रक्शन, किस चीज का प्रयोग हम करते हैं जिससे भैया नेशनल इनकम का पता चलता है हमारे देश ने कितने रुपए आय करी है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताओ, जो सही बताएगा उसको मेरी तरफ से क्या मिलेगी, अंकुर पारिक की तरफ से भैया मिलेगी चॉकलेट। देखें आप में से कौन कौन खाएगा चॉकलेट, ठीक है बताइए। बताओ टाबरो टिंगरो। प्रश्न नंबर 20 का आंसर होगा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। भारत सरकार ने किसको मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन करा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द 15th फाइनेंस कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ एज इट्स ऑपरेशनल पीरियड 2020-25, 2015, 2020 से 22, 19 से 23। बताइए 21वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, 21 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत सारे प्रश्न मुझे आपको करवाने हैं, ठीक है। चलिए बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 21 का आंसर बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2020 से 2025, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 के ऊपर। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर was the battle of Dharmatpur fought between Aurangzeb and Maharaja Jaswant Singh on 15th April 1658, कृष्णा, सतलुज, नर्मदा या यमुना। ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध लड़ रहे थे औरंगजेब और उसी के दौरान दारा शिकोह का साथ दे रहे थे कौन, महाराजा जसवंत सिंह। तो बताइए प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या होगा। 22 का आंसर होगा भैया नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। और इसके युद्ध के अंदर किसकी जीत हुई थी, इस युद्ध के अंदर जीत हुई थी औरंगजेब की। और ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के अंदर अपनी जान बचाकर जब जसवंत सिंह फिर से महल में आते हैं तो रानी साहिबा जो होती है, वो वीर शत्राणी जो होती है, वो दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है और वो अपने पति को ये बोलती है कि भैया आपकी वजह से आप युद्ध में पीठ दिखाकर आए हो और इससे अच्छा तो आप नहीं आते। आज आपने राजपूती मर्यादा का उल्लंघन करा है, इससे अच्छी तो मैं विधवा हो जाती। इस प्रकार की वीरांगनाएं इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमें बार बार मिलती है। तो 22वें के अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना 22 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये चलिए, ठीक है। महाराजा जसवंत सिंह कहां के थे, ये थे जोधपुर के, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूं उसको नोट करते रहना बेटा, परीक्षा के अंदर ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना, ये आपके कई दफा काम आती है। चलिए प्रश्न नंबर 23 के अंदर आते हैं, ठीक है। 23 के अंदर आते हैं। कश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है, ठीक है। संस्कृत का एक बहुत बड़ा नाटक है विक्रमादेव चरित्र, जिसके अंदर राजा विक्रमदेव का वर्णन हमें मिलता है। बताइए वो कहाँ के थे, ठीक है। वाकपति के थे, जयंक के थे, नर्मदा के थे या जमुना के थे, ठीक है। बताइए बताइए उन कवि का नाम, जल्दी से बताओ कश्मीर के कवि का नाम, वाकपति, जयंक, नर्मदा या जमुना। प्रश्न नंबर 23, ठीक है। 23 का आंसर क्या होगा, 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना इज करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 24 के अनुसार। बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई, 9500 करोड़, 35,600 करोड़, 28,600 करोड़, 53,700 करोड़। अकॉर्डिंग टू द बजट 2020-21, हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 9500, 356600, 28,600 या 53,700 करोड़, ठीक है। 24वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उस समय के हिसाब का है, आज के परिप्रेक्ष्य में इसका ज्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा,
ठीक है। 24वें के बाद में किस प्रश्न पर आते हैं? प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निम्न में से कौन सा बजट नहीं होता? अधिशेष बजट, सरप्लस, आरक्षित रिजर्व, ठीक है, घाटा, डेफिसिट या संतुलित बैलेंस। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बजट? भारत में कौन से प्रकार का बजट नहीं होता? भारत में भैया आरक्षित बजट नहीं होता है। भारत में किसी भी प्रकार का रिजर्व बजट नहीं होता। अधिशेष बजट कब होता है? ठीक है, यदि अधिशेष बजट में आय किससे, इनकम किससे ज्यादा हो, व्यय से ज्यादा हो तो अधिशेष। घाटे में क्या होगा? व्यय ज्यादा हो जाएगी आय से। और संतुलित में क्या होगा? आय बराबर व्यय। ठीक है, ज्यादातर टाइम पे तो भैया हम घाटे में ही चलते हैं, एक आध बार अधिशेष में हुए हैं। और जो आपका बैलेंस बजट है, संतुलित बजट, ये तो एक प्रैक्टिकल बजट होता है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बजट कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए बेटा, है ना, 36 प्रश्न हो गए हैं। अब चलते हैं, 25 प्रश्न हो गए हैं। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्योहार असम में कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? विच अमोंग द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क द मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑफ गॉडेज कामाख्या देवी? ठीक है, याद रखना बेटा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो कामाख्या माता है, ठीक है, चलिए सर जी ईओ का रिजल्ट कब तक आएगा? सर जी बताना प्लीज, हम आप पर विश्वास करते हैं। सर जी बताना। सर मैसेज लिखने में समय लगता है और आप पढ़ते ही नहीं। अरे मेरे प्यारे बच्चे संदीप कुमार, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस प्रश्न का विषय के बारे में पूछ रहे हो वो राजस्थान के अंदर आरपीएससी ईओ आरओ की परीक्षा का है। और जहां तक संभव है कि आयोग ने अपनी आंसर की भी जारी कर दी, तो बहुत ज्यादा संभव है कि आपके अक्टूबर महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, और सरकार की कोशिश भी ये रहेगी कि जो भर्ती परीक्षा एटलीस्ट हो गई है उनको चुनाव से पहले ज्वाइनिंग दे। तो बस अब ये मानकर चलिए कि रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, चलिए, कामाख्या देवी का जो मंदिर है ये असम का मंदिर है और ये एक प्रकार का शक्तिपीठ है। ये योनि की पूजा करता है, वजाइना की पूजा करता है। और इसके अंदर ये है कि जो माता का जो मातृत्व वाला रूप है उसकी पूजा करते हैं और मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। ठीक है, महोत्सव, चपचरकूट, वांगला या अंबुबाची मेला। इसका आंसर क्या होगा बेटा? अंबुबाची मेला। और ये इस चीज को बताता है, ये कामाख्या मंदिर और ये अंबुबाची मेला इस बात को बताता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर नारी की हर रूप में पूजा है। और जब आज के समय देश में रेप या ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं तो उस समय शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कि हम एक नारी को गंदी नजर से देखते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में तो नारी के मातृत्व रूप में और जो मासिक धर्म है, ठीक है, सोचो कितने दोगले इंसान हैं हम लोग। हमारे देश के अंदर आज भी कई ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं जो मासिक धर्म के समय, जिस समय महिला को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, जिस समय उसके शरीर से रक्तस्राव होता है, ठीक है, ब्लड बहता है, उस समय उसके साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ तो माँ को इस रूप में माता की पूजा होती है। चलिए, तो याद रखना 27 क्वेश्चन आपके सामने है। उद्योग ट्रांजिस्टर सेट में टेलीविजन तक उत्पादों की विशिष्ट श्रृंखला को कवर करता है। फर्टिलाइजर, कैनन इरिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूट प्रोसेसिंग। द इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर से उद्योग, ट्रांजिस्टर से टेलीविजन, ये सारे के सारे कौन से? इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से 4 में से 3 कोएलेंट रेटाफाइलम के उदाहरण हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा जो इस समूह से संबंधित नहीं है? 3 of the following fours are example of coelentra phylum and therefore for a group which is the one that does not belong to group। ठीक है, इनमें से कौन है जो भैया उस ग्रुप का नहीं है? सी पेन समुद्री कलम, लाइफ फ्लंक लीवर फ्लूक, ठीक है, ब्रेन कोलर मस्तिष्क मूंगा, या सी एनिमोन, ठीक है, समुद्री एनिमोन। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बताइए। इस 28वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी लीवर फ्लूक इसका क्या है, एग्जाम्पल नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 29वां, launched on 25th June 2015, intend to provide housing for all in urban area by year 2022। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करना है। ओ स्मार्ट योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ठीक है, तो 29वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, 29वें का आंसर सी होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसका लक्ष्य है कि 2024 तक हाउसिंग फॉर ऑल, सभी लोगों को देश में क्या मिल सके, घर मिल सके। ठीक है, देश के सभी लोगों को घर मिल सके, इसलिए ये प्रारंभ हुआ। आज का आखिरी प्रश्न है बेटा, जून 2021 में इंडियन ग्राम पी फॉर निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस was the Indian Grand Prix for held in June 2021? लुधियाना, पटियाला, अमृतसर या जालंधर। बताइए इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए। अंतिम प्रश्न है आज का। ठीक है, रोज 40 क्वेश्चन कराते हैं लेकिन आज 30 ही कराएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पटियाला। थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है इसलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, मंडे को फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप बेल आइकन की घंटी दबाएं। फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। राधे राधे।